हेलो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान कि हमारे जो मुख से बोलने वाले जाने वर्ण हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं। तो पहले तो हम यही कहेंगे कि सारे वर्ण हमारे मुख से बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो स्थान है, निश्चित जो स्थान है वो अलग अलग होता है। कैसे होता है कि जैसे मुख है और मुख के अंदर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जैसे समझने के लिए एक समझिए, जैसे हम रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में हमारे अलग अलग जिले हो गए, या हम कहें कि हम एक जिले में रहते हैं तो अलग अलग हमारे शहर हो गए कि कौन किस शहर में रहता है, ठीक है। रहते तो एक प्रदेश में है तो हमारे जिले अलग अलग हैं, या एक जिले में रहते हैं तो उस जिले के अंदर अलग अलग गांव और शहर हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी। अब मैं बताती हूँ कि हमारा मुख है, ठीक। सारे वर्ण मुख से ही बोले जाते हैं, लेकिन मुख में किस स्थान से बोले जाते हैं तो उसके हमारे 5 मुख्य ये स्थान हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक। अब कौन कौन से वर्ण का कौन सा स्थान होता है ये हम बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। और ये भी आप समझिए कि इसमें से जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य आएगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंठ के अंदर हमारे कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठ द्वारा बोले जाते हैं। तो वैसे तो एक इसका संस्कृत में सूत्र है, जिनको थोड़ी भी संस्कृत आती है या जिनका इंटरेस्ट है तो मैं कहूँगी अकुह विसर्जनीय नामः कंठः। तो ये एक सूत्र याद कर लिया तो समझिए कि हमें पता चल जाएगी कि सारे वर्ण कंठ से जो बोले जाते हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं। और हिंदी में मैं लिख करके आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम आ से शुरू करते हैं तो आ और आ, ए और आ, ठीक है। अब उसके बाद हमने जब व्यंजन सीखे थे तो व्यंजन में जो हमारे स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन में केवल हमारा कवर्ग, ठीक है। ए या आ, मतलब हम केवल ए हमारा मौलिक वर्ण है तो हम तो केवल कहेंगे अ, उसके साथ आ स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगा, तो ठीक है। और उसके बाद कवर्ग। अब कवर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? का, ख, गा, घा और ग। का, ख, गा, घ, गा, ठीक है। तो ये हमारे 5 वर्ण जो हैं ये हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से। और कौन से बोले जाते हैं? अब है हमारा एक कौन सा? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन का जो हमारा है वो हमारा कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए और नोट डाउन कर लो, का, खा, गा, घा, गा, ठीक। और उसके साथ उस व्यंजन का हमारा हा। ये जो हमारे वर्ण हैं ये हमारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब देखते हैं कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ठीक। तो तालु से हमारे ई और ई, ठीक है, ई और ई, इसके साथ चवर्ग। अब चवर्ग मैंने बता ही दिया था कि जो स्पर्श व्यंजन में चवर्ग है इसका मतलब कौन कौन से? चा, छ, ज, झ और ञ, ठीक। ये हमारे जो 5 वर्ण हैं चवर्ग के अंतर, ये जो 5 वर्ण आते हैं उसका स्थान है हमारा तालु, ठीक। इसके साथ हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है उसका हमारा ये जो है वो भी तालु से बोला जाएगा, ठीक। अब हमारा मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? इसका सूत्र है ऋटूषा नाम मूर्धा। तो हमारी जो री है, जो हम स्वर के अंदर पढ़ते हैं री, ठीक। और टवर्ग। अब टवर्ग मैंने बता ही दिया है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं टवर्ग के अंदर? 5। कौन से? टा, ठा, ड, ढ और ण, ठीक। टवर्ग के अंदर ये 5 वर्ण री और टवर्ग। और जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है उसका हमारा र, ठीक है। री, टे, ठे, डे, ढे और
हमारा ये अंतस्थ व्यंजन का रे, इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा मूर्धा है। अब देखते हैं दांत से कौन कौन से बोले जाते हैं। अब हमारा इसमें देखते हैं कि हमारा तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग के अंदर कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं हमारे, ते, थ, दे, धे और ने। ये जो हमारे पांचों वर्ण हैं तवर्ग, मतलब कहने का मतलब है तवर्ग, तवर्ग व्यंजन। और उसके बाद हमारा साथ में जो अंतस्थ व्यंजन का लय है वो हमारा दंत से बोला जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं ओष्ठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो ओष्ठ से हमारे उ और ऊ, उसके साथ पवर्ग, पवर्ग का मतलब पा, फा, ब, भा और म। ठीक है, ये हमारे ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। अभी इसमें हमारे अब देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण रह गए हैं। अब देखेंगे कि हमारे ऐसे कौन से वर्ण हैं जो अभी इसके अंतर्गत नहीं आए हैं। तो सबसे पहले जो व्यंजन में देखेंगे हम, तो हमने यहाँ पे ऊष्म व्यंजन का है बता दिया। ठीक है, लेकिन ऊष्म व्यंजन में है के साथ हमारे से, शे, शे, ये तीनों हमारे से, शे, शे, ये अभी तीनों रह गए। तो ये जो इनका उच्चारण स्थान है ये किसके अंतर्गत आएगा ये देखते हैं। तो जो हमारा शे है, शे, ठीक है, ये हमारा तालु के अंतर्गत आता है। अब हमारा जो दूसरा ये शे है, षटकोण, ये हमारा मूर्धा के अंतर्गत आता है। और जो हमारा से है, इसके उच्चारण स्थान अलग है, ये से है, ये शे और ये शे। ठीक है, तो इनके उच्चारण स्थान सबके अलग अलग है। तो इनका जो उच्चारण होगा उस तरीके से हमें पता भी चलेगा कि किस तरीके से होना चाहिए, से और शे। ठीक है, से और शे, इनमें अंतर उच्चारण से ही पता चल जाए कि किस स्थान से ये बोले जा रहे हैं। अभी ये हमने बताया कौन से, ऊष्म व्यंजन का बता दिया। तो ऊष्म व्यंजन हमारे सारे आ गए। कंठ से है बोला जाएगा, तालु से शे बोला जाएगा, मूर्धा से शे और दंत से बोला जाएगा। अब हमारे अंतस्थ व्यंजन रह गए। तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे ये, रे, ले, वे जो है, तो ये कहाँ से बोले जाएंगे, ये, वे, रे, ले। तो हमारे यहाँ से ये जो है उसका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है, तो ये जो ये है ये मैंने पहले बता दिया है। वैसे आपको जब मैंने इधर तरीके से लिखे थे तब ये मैंने ये लिख दिया था। अब मैं इसमें बता रही हूँ कि मूर्धा में क्या है अंतस्थ व्यंजन से। तो जो हमारा रे है, रे अंतस्थ व्यंजन का, वो आएगा हमारा मूर्धा के अंतर्गत। और अंतस्थ व्यंजन का ले आएगा हमारे दंत के अंतर्गत। तो हमारे ये, रे, ले हो गए। अब क्या रह गया हमारा अंतस्थ व्यंजन का वे व्यंजन रह गया। तो उसका जो उच्चारण स्थान है वो दो को मिलाकर के होता है, दंत और ओष्ठ को मिलाकर के। तो इसके लिए हम आगे बताते हैं कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो दो मुख के दो स्थानों को मिला करके बनते हैं। तो हमारे जो स्वर हमने सीखे थे, तो स्वर में हमारा एक तो है ए, ठीक, और एक है आई। तो ये भी संयुक्त स्वर ही बोले जाते हैं। तो संयुक्त स्वर तो बोले ही जाते हैं और इनका उच्चारण स्थान भी जो है वो कंठ और तालु, इनको मिला करके ये हमारे बोले जाते हैं। कंठ और तालु को मिला करके हमारे ए और आई बोले जाते हैं। अब है हमारा ओ और औ। अब हम देखते हैं ओ और औ कहाँ से बोले जाते हैं। तो हमारे जो ओ और औ हैं, ओ और औ, ठीक है, ये इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, एक तो ओष्ठ है और एक हमारा कंठ है। तो कंठ और ओष्ठ को मिलाकर के, कंठ और ओष्ठ को मिलाकर के हमारे ओ और औ का उच्चारण होता है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ, जैसे बोल देंगे कंठोष्ठम या कंठ और ओष्ठ। ठीक, अब जो हमने
क्या सीखे थे, अंतस्थ व्यंजन जब सीखे तो हमारा उसमें ये हो गया था, रे हो गया था, ले हो गया था, लेकिन वह नहीं हुआ था। तो ये मैंने केवल जो पहले बताए हैं वो तो केवल एक एक जिनका मुख के अंदर एक एक स्थान है वो मैंने वर्ण आपको बताए। अब जो मिलकर के जिनसे हमारे वर्ण बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने बोला वा नहीं बोला था, जो दंतस्थ है उसका सॉरी अंतस्थ व्यंजन का था, तो वो है हमारा दंत और ओष्ठ को मिला करके दोनों से हमारा व का उच्चारण स्थान होता है। जबकि हम जब पवर्ग सीख रहे थे तो केवल हमारा जो उच्चारण स्थान था वो केवल ओष्ठ था व का, ठीक है। लेकिन अगर हम व का उच्चारण स्थान करेंगे तो दंत और ओष्ठ, और अगर केवल व का करेंगे तो केवल हमारा ओष्ठ, और व का करेंगे तो दंत और ओष्ठ दोनों। क्लियर हो गया होगा। बहुत बुरी वीडियो देखना, इसमें से 1, 2 और कभी कभी 3 नंबर तक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे निश्चित। अब हमने जब ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ के जो वर्ण सीखे थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ठीक है। कंठ से कवर्ग था और इससे तालु से चवर्ग था, मूर्धा से हमारा टवर्ग था और दंत से हमारा तवर्ग था और ओष्ठ से हमारा पवर्ग था, ठीक है। तो उसके हम जब 5-5 वर्ण सीखते हैं एक एक वर्ग के अंतर, तो उसमें एक अंतिम वर्ण जो आता है जो हमारा नासिक के व्यंजन भी कहलाता है। तो जब हम उसके स्थान पर जब हमारा पंचम वर्ण होता है, वो हमारा पंचम वर्ण है, हर वर्ग का पंचम वर्ण, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, हर वर्ग का पंचम वर्ण। जब हम ये मैं एक नया अलग से क्वेश्चन बता रही हूँ कि जैसे शुद्धि अशुद्धि जब आएगा, वर्तनी शुद्धि, तो उसमें हमारा ये क्वेश्चन काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि चंचल शब्द हमने लिखा चंचल शब्द, ठीक है, ये लिखा हमने चंचल। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम पंचम वर्ग वाला वर्ण शब्द लिखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी शब्द हम लिख रहे हैं उसमें जो अनुस्वार वाला स्थान है वो पंचम वर्ण, हमारा पंचम वर्ण यही आना चाहिए। जिस वर्ग का है उसी वर्ग का हमारा पंचम वर्ण होना चाहिए। जैसे हमने कवर्ग यूज किया तो उसमें हमें पंचम वर्ण जहाँ पे भी अनुस्वार वाली जगह होगी वो हमें यहाँ यही लिखना पड़ेगा। अगर हमारा ये चवर्ग वाला है तो चवर्ग में हमें, क्योंकि इससे ये आया हमारा चवर्ग और यहाँ पे आया कौन सा, या तो हम इसे लिखते ऐसे करके, ठीक है। तब हमने क्या किया कि इस पंचम वर्ण के स्थान पर हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, इसलिए उसके साथ साथ ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन सा वर्ण प्रयोग किया जाता है। तो वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके स्थान पर न बना देंगे तो हमारी जो वर्तनी होगी वो अशुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब चवर्ग लिखते हैं चे छे जे जे नी है तो यही इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम पहला उदाहरण देखें। जैसे हमने लिखना हो गंगा या गंगे तो हम कैसे लिखेंगे, गा, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो पंचम वर्ण है ये था ना, इसका कै खे गे घे गे ये था, तो यहाँ पे इस वर्ण का प्रयोग होगा, 5वें वर्ण का इसका। और जब इसका प्रयोग नहीं करते हैं हम तो मोयनुसार सूत्र के अनुसार हम क्या करते हैं कि उस स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, अनुस्वार लगाते हैं इस तरीके से, तब ऐसे लिखेंगे। लेकिन सही मायने में हमें इस प्रकार से लिखना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर अनुस्वार लगा देना चाहिए, ठीक है। अब तालु का उदाहरण देखते हैं। इससे पहले अभी मैंने बताया ही था चंचल करके। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा हो मंचन या मंजन, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा पंचम वर्ण ये आएगा क्योंकि ये क्या आ रहा है, हमारा चवर्ग आ रहा है, चे छे जे झे। तो चे छे जे झे में से मतलब कि 5 वर्ण में से जो भी आ रहा है उसके साथ हमारा चवर्ग के साथ इस वर्ण का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कंचन हो गया, कंचन, ठीक है। और अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फिर हम प्रयोग करते हैं अनुस्वार का,
ऐसे ही गंगे में, ऐसे ही ये जो हमारा तालुका है इसमें भी इस तरीके से अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं मूर्धा का। अब मूर्धा का एग्जाम्पल देख देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है कंठ, कंठ, ठीक है, तो यहाँ पे हम न बना देते तो गलत हो जाता। यहाँ पे कौन सा है, ये टवर्ग है, तो टवर्ग के साथ क्या जाता है, टे ठे डे ढे ड़े, तो इसके साथ जब ये हमारा ड़े आएगा तो अनुस्वार, या तो अनुस्वार लगाएंगे और नहीं तो इस ड़े का प्रयोग करते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा कंठ। या जैसे हमने लिखा टंडन, ठीक है, तो ये हमें पंचम वर्ण लगाना होगा, जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम वर्ण प्रयोग होगा, ठीक है। अब दंत का देखते हैं। देखिए जैसे अब हमने बोला दंत, तो पहले तो इसी में खुद में ही अपने आप में उदाहरण भी हैगा। यहाँ तवर्ग आ रहा है, मतलब ये भी देखना है कि आएगा कहाँ, मतलब उस वर्ग से पहले जब आधा वर्ण आ रहा होगा, अनुस्वार आ रहा होगा, वहां लगाना। जैसे यहाँ तय आया ना, तो उससे पहला जो वर्ण होगा वो लगाया जाएगा पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ण दंत है। जैसे हमने बोला क्रंदन, ठीक है, तो दे है, तवर्ग आ रहा है, ते थे दे आ गया ना, इससे पहले कौन सा है, ने आएगा, क्योंकि ते थे दे धे ने, तो पांचवा वर्ण जो होगा वो ने होगा। जैसे हमने बोला स्पंदन, ठीक है, यहाँ भी हमारा तवर्ग आ रहा, ते थे दे धे ने, तो इससे पहले कौन सा आएगा, पांचवा वर्ण। जैसे हमने बोला वृंदावन, ठीक है, तो ये दे आया, इससे पहले क्या आया, पांचवा वर्ण ने। क्लियर हो गया होगा। अब बताती हूँ ओष्ठ का। जैसे हमने अब ओष्ठ का देखते हैं। जैसे हमने बोला चंपा, पे फे बे भे और पांचवा वर्ण है में, तो चंपा। हमने बोला कंपित, ठीक है, पे और उससे पहले क्या आ रहा है, हमारा पांचवा वर्ण, तो ये हो गया कंपित। अब जैसे हमने लिखा अचंभा, तो अचंभा क्या है, भय क्या है, पे फे बे भे में, तो इसमें भय के साथ क्या आएगा, में, वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा। गंभीर, गंभीर, तो भय आया, तो पांचवा वर्ण क्या है, में आ गया, तो पांचवा वर्ण ही है सबके साथ। बै के साथ देखो, बै के साथ, बै के साथ, पै के साथ, ये सब पांचवा वर्ण है। ऐसे ही दंत में देख लो, दे के साथ, दे के साथ, दे के साथ, या इसके साथ तै थे दे थे कुछ भी होगा, उस सब के साथ हमारा ने ही आएगा। ऐसे ही मूर्धा में है, तो जो हमारे कंठ टेठ है डेढ़ है जो है णे, उसमें हमारा सबके साथ णे आएगा। ऐसे ही तवर्ग में तै थे, ये जो चवर्ग में चे छे जे झे निये जो है, तो नी आएगा सबके साथ। जय में आ रहा है, चे में आ रहा है, चे में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो मैंने अनुस्वार लगा दिया है कि इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हो जाता है। इनके सबके स्थान पर, इनके जो हमारा पांचवा वर्ग है ना, पांचवा वर्ण, उसके स्थान पर अनुस्वार प्रयोग हो जाता है। ऐसे ही गंगे, यहाँ पे अगर हमें अनुस्वार प्रयोग करना होता तो इस तरीके से लिख देते, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब जैसे आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारा छह है, त्रय है, ज्ञ है, श्रेय है, इस तरीके से हमारे जब मन में प्रश्न आया तो इनके लिए मैं बता देती हूँ। जब मैं वर्णमाला पढ़ा रही थी तो वर्णमाला में मैंने संयुक्त व्यंजन जब पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कै और शय को मिला करके, ठीक है, हमारा 6 बनता है। तो जिन वर्णों को मिलाकर के हमारे वर्ण बनते हैं संयुक्त, तो समझिए कि संयुक्त ही हमारे क्या होंगे, उच्चारण स्थान जो होंगे वो भी हमारे संयुक्त ही होंगे, जो कै का है और शय का है। तो कै का जो होगा वो और हमारा शय जो मूर्धा का होगा वो दोनों को मिला करके हमारा 6 बन जाएगा। तो जैसे हमारे संयुक्त है, क्योंकि इसका कोई भी अलग से दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जब हमारे व्यंजन संयुक्त है तो उच्चारण स्थान भी संयुक्त ही होंगे, क्योंकि जैसे हमारे जो हर वर्ग का 5वां वर्ण है वो क्या है, नासिक के व्यंजन है। अगर अलग से हमारे लिए प्रश्न आता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है,
तो बिल्कुल सीधे सीधे आपको नासिक्य लगा देना है, मतलब नाक। ठीक। और जब हमारे इसमें विकल्प में इस तरीके से जब हमारे आ जाएगा कि जैसे ड़ का उच्चारण स्थान क्या है या ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम अगर हमारा कंठ और नासिका दोनों दिया हुआ है विकल्प में, तो हम कंठ नासिका दोनों लगाएंगे, और अगर केवल कंठ दिया हुआ है तो कंठ लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि हमने दोनों तरीके से सीख लिया। क्योंकि ये 5वां वर्ण है, हम ये नासिक्य व्यंजन होते कौन से अनुसार होते कौन से हैं, जो वर्ग के 5वें वर्ण हैं हमारे, ये है और ये है, उसके बाद ये हमारा है, उसके बाद ये जो हमारे वर्ण हैं, ये हमारे इसी के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान नासिक्य होगा। ठीक है। अब आपको जैसे एक होता है हमारा अनुनासिक, तो अनुनासिक का सीधा सीधा है, अगर हमने ए के साथ लगाया है तो जो हमारा आ का उच्चारण स्थान है वही हमारा किसका होगा, आ का होगा। जिसके साथ भी हम अनुनासिक लगाएंगे वही उसका मुख का जो हमारे स्थान है वही उच्चारण स्थान होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगी और अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित होंगे, इसलिए मेरी हर वीडियो को अच्छे से देखना और समझ करके जो भी आपके क्वेश्चन